अरे हम 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 अरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। वीडियो सब अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए, मुस्कुराते हुए चेहरे सबके दिखने चाहिए। सुबह सुबह सबके चेहरे मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है। यस, काफी भाई बहनों के अभी भी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। आज हमारे साथ बेंगलोर से शिखा जी जैन हमारे साथ जुड़ी है। एक बहुत ही अच्छी साधिका, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और हीलिंग एक्सपर्ट। आप पहले भी हमारे साथ कई बार जुड़कर बहुत शानदार कार्यक्रम आप ले चुकी है। और आज का जो कार्यक्रम है, सौर विज्ञान का वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ सौर विज्ञान, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और बहुत कुछ नई बातें हम जानेंगे, सीखेंगे। तो मैं इनके परिचय में ज्यादा समय देना नहीं चाहता, कारण हम सब परिचित हैं। शिखा जी से काफी बार हमारे साथ जुड़कर प्रोग्राम ले चुकी है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए शिखा जी का वेलकम, स्वागत कीजिए। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। जय जिनेन्द्र, सभी को सादर प्रणाम, सुप्राता। एमपी के फिटनेस हमेशा कुछ नया लेके आता है और बहुत अच्छे अच्छे सेशन साधना की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बढ़ते रह रहे हैं और ऐसे आगे बढ़ते रहें। और आनंद जी इसी तरह के स्पीकर्स लाके आप लोग के बीच में साधना की तरफ आप लोग को प्रवृत्त करते रहें, आपका चित्त को, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और जब से कोविड के समय से ये स्टार्ट हुआ है, तब से बहुत ही कंसिस्टेंटली आनंद जी सेशंस चला रहे हैं। इनकी बहुत बहुत अनुमोदना, और आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना। आप लोग डीप सेशन करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। बहुत बड़ी आप लोगों का सौभाग्य है ये। ज्यादा देर नहीं करते हुए, क्योंकि समय कम रहेगा, इसलिए मैं सेशन स्टार्ट करूंगी, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। और ये समय सब्जेक्ट जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है एक्चुअली। इसको कुछ समय में बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को कि 40-50 मिनट का जो मुझे समय मिला है, उसमें मैं मैक्सिमम आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग के जीवन में कुछ छोटा मोटा परिवर्तन जरूर आए इस 40 मिनट में।
ठीक है, तो एक बार सभी गुरुओं को वंदन करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सबसाहुणम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय, जैन धर्म की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन हमने सेलेक्ट किया है स्वर साधना के बारे में। बहुत सारे सेशन आप लोग पहले अटेंड कर चुके हैं, ब्रीदिंग साइंस के बारे में, ओम प्राणायाम के बारे में, प्रेक्षा ध्यान के बारे में। रेपिटेड सेशंस चलते रहते हैं। प्रेक्षा ध्यान की तो मैं बहुत बहुत तारीफ, जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। आज का जो सेशन है आपको उसका बेसिक बताएगा। प्रेक्षा ध्यान हमें करने से क्या क्या लाभ होंगे उसका बेसिक की तरफ लेके जाएंगे हम आपको, और इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक पहले मैंने जो स्वर विज्ञान का सेशन लिया था, यहाँ से कोई ऐसा कॉमन है जिसने पहले मेरा स्वर विज्ञान का सेशन अटेंड किया हो। ब्रीदिंग साइंस के बारे में जब हमने चर्चा की थी, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हमने चर्चा करी थी। कोई भी हो तो एक बार हैंड रेज करेगा प्लीज। थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे तो मजा आएगा और समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। उसके अकॉर्डिंग मैं विषय को और गहरा और अनुभवशील बनाने की कोशिश करूंगी, है ना। तो स्वर विज्ञान के बारे में आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा। स्वर, इसको स्वर ही क्यों कहते हैं? एक ब्रीदिंग साइंस है ये। ब्रीदिंग साइंस जो कि हमारे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी ऑलरेडी इसको अनुभव कर चुके हैं। भगवंत जो केवली भगवंत है उन्होंने ऑलरेडी इसको अनुभव किया है, और इसको आचार्यों ने शास्त्रों में गठित किया है। और आज की जो साइंस है उसको उसके एक आधार तक नहीं पहुंच पाया है। जिस चीज को हमारे केवली भगवंत अनंतानंत युगों से अनुभव करते आ रहे हैं, उसको आज का साइंस खाली खोज कर पा रहा है, उस विषय को खाली टच कर पा रहा है। तो हमारे जो सब कॉन्शियस की थ्योरी है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की थ्योरी है, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, इसका अनुभव जो एक है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो कब का हमारे केवली भगवंत पहले से कर चुके हैं। और इस विषय पे हमारा जो शास्त्र है आचार्य सुखचंद्र जी द्वारा ज्ञानार्णव करके ग्रंथ है हमारे जैन धर्म में, स्वर विज्ञान के ऊपर ये ग्रंथ है, जिसमें अष्टांग प्रकार के निमित्त बताए गए हैं, 8 प्रकार के निमित्त बताए गए हैं, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा हमको सचेत करती है कि हमारे भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सचेत करने की कोशिश करती है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, आपने हमेशा सुना होगा कि कब कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, कब किस तरह के पक्षियों की आवाज से, जानवरों की आवाज से किस तरह के निमित्त मिलते हैं, है ना। अंगों का फड़कना और किस तरह के चित्र दिखना हमारे आमने सामने आने जाने के समय, कहीं हम शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, अशुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो किस प्रकार के हमें चित्र दिखते हैं सामने हमारे। ये सब कुछ सांकेतिक अनुभव होते हैं, जिन जो हमें ये यूनिवर्स, ये कॉस्मोस हमें अनेक अनेक प्रकार के निमित्त देने की कोशिश करती है, सचेत करने की कोशिश करती है। और जैसे जैसे, यकीन मानिए मेरे शब्द को, इसको आप गांठ बांध के हृदय पर रख लीजिए, जैसे जैसे आप इस यूनिवर्स की भाषा को समझने का प्रयत्न करेंगे, वैसे वैसे ये सांकेतिक भाषा से अपने आप को बताने का प्रयत्न और गहरा करती चली जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको अपना यहाँ पर ईयर्स देने की जरूरत है, थोड़ा सा बस। हम जैसे ही कान देंगे वैसे वैसे ये यूनिवर्स हमारे अनुभव को और गहरा करती चली जा रही है, जाती है, एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटे बेबी की तरह। जैसे माता पिता छोटे बच्चे को ऐसे नॉरिश करते हैं, है ना, छोटे से एक बच्चे को कैसे माता पिता नॉरिश करते हैं, ठीक वैसे ही यह यूनिवर्स की एनर्जी हमें नॉरिश करती रहती है, अपने अनुभव से उस हमारे अनुभव को कनेक्ट करने की हम जरा सा भी प्रयत्न करें तो समझेंगे थोड़ा सा स्वर विज्ञान के विषय में आज।
मैंने कुछ आप लोगों के लिए स्लाइड्स तैयार करी है, कुछ चित्र के माध्यम से हमारी जो ब्रेन है वो जल्दी एक्टिवेट होता है, क्योंकि मन, वचन और काया जब तीनों योग के साथ में हम कोई चीज को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा चित्त जल्दी सचेत हो जाता है। इस विषय में आप लोग पहले चर्चा कर चुके होंगे। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं स्लाइड को शेयर करूंगी यहाँ पर आप लोगों से। ओके, सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, तो आज थोड़ा सा गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग को कुछ भी इसमें नहीं समझ में आए तो प्लीज प्लीज, मैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैट बॉक्स में यहाँ पर धीरे से डाल दीजिएगा। आप लोग के क्वेश्चंस को लेने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगी, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस विद्या से आपको अवगत कराना। और ये विद्या बिना पैसे की, मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन कहते हैं कि बिना पैसे की ये विद्या है। इसमें कहते हैं ना, हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग हो चोखा, वो वाली विद्या है जो हमारी आत्मा में ही निहित है। बिना किसी चीज का सहारा लिए, बिना 1 रुपए खर्च करे, हम इस विद्या का अनुभव करके अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके आध्यात्मिक लक्ष्य को, भौतिक लक्ष्य को, फाइनेंशियल लक्ष्य को, सामाजिक लक्ष्य को, किसी भी प्रकार के लक्ष्य को पाने के लिए यह विद्या हमें आकर्षित करती है, आकर्षण के रूप में कार्य करती है। तो स्वर विज्ञान की विद्या के बारे में शुरू करने से पहले मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन, जो कि इंदौर से हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करूंगी और इस विद्या को देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। उनके माध्यम से मैंने इस विद्या को ग्रहण किया है और लगातार ट्रेनिंग सेशंस इनके चलते रहते हैं स्वर विद्या पर, जिसकी मैं हमेशा एक स्टूडेंट बनी रहती हूँ और इनसे सीखती रहती हूँ। स्वर विद्या को कैसे हम अपने ग्रंथों से लेंगे, इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है। जैसे मैं अभी 8 प्रकार के निमित्तों की बात कर रही थी। 8 प्रकार के निमित्त यानी कि अंग निमित्त, स्वर निमित्त, लक्षण निमित्त, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कब कहाँ पे किस प्रकार की चीजें हमें दिखती। अंग निमित्त यानी कि अंगों का फड़कना, स्वर विद्या जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। फिर लक्षण निमित्त, व्यंजन निमित्त, फिर हमारे पास में स्वप्न निमित्त आता है, किस तरह के स्वप्न हम देखते हैं। उत्पात निमित्त आता है कि कब किस तरह से अंतरिक्ष में किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। भौम निमित्त आता है जिसके अंतर्गत वास्तु शास्त्र आता है। फिर आता है अंतरिक्ष विद्या जिसके अंतर्गत सारा ज्योतिष शास्त्र आता है। तो इस प्रकार से आचार्यों ने गठित किया है। आज मेरे पास में एज ए वास्तुशास्त्री मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कभी हमने गुरुओं के मुख से नहीं सुना वास्तुशास्त्र के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में। पर आप थोड़ा सा उठा के देखेंगे और गुरुओं से कभी अनुमति लेकर पूछेंगे, हालांकि वो भौतिकता में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये विषय नहीं है। ये भौतिकवादी लोगों के लिए ये विषय बनाया गया है, ये हम जैसे श्रावकों के लिए विषय बनाया गया है, ताकि हम अपने जीवन को, अपने भौतिक जीवन को सुधार सके और धर्म ध्यान में संलग्न होकर अपनी आत्मा की भी उन्नति साथ में कर सके। तो उसके लिए बनाया गया है। तो गुरुओं का लक्ष्य भौतिकवादी नहीं होता, आध्यात्मवादी होता है। इसलिए कई बार गुरु लोग इस प्रकार के शास्त्रों से अवगत नहीं होते हैं। पर आप अगर थोड़ा सा उठा के देखेंगे तो बहुत सारे शास्त्र, जैसे कि वक्तु विद्या इत्यादि, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो इस प्रकार की विद्याओं के बारे में बताते हैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन है भूमि के बारे में। जैसे वास्तुशास्त्र के बारे में अगर हम बात करें, तो आज जो वास्तुशास्त्र है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन बन के रह गया है। ओरिएंटेशन यानी कि हमारा किचन कहाँ पर है, हमारा बेडरूम कहाँ पर है, हमारा बाथरूम कहाँ पर है, सिर्फ इस विषय में लोग बात करते हैं। जबकि वह सिर्फ 20 से 25% होता है ओरिएंटेशन। हमारे ग्रंथों में साफ लिखा है कि भूमि की ऊर्जा, यानी कि जो लैंड आप खरीदते हैं, जिसपे आप घर बनाते हैं, उस भूमि की ऊर्जा, घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, अगर आप उस भूमि की ऊर्जा यानी कि उसके प्राण को, उसकी आत्मा को ही अगर ठीक कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वास्तु 65% वहीं पर ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन पार्ट, कि आपने अग्नि तत्व कहाँ पे लिया, यानी कि आपने अगर फैक्ट्री बना रहे हैं तो चिमनी कहाँ पर डाली, और अगर घर बना रहे हैं तो किचन कहाँ पर डाला।
जल तत्व कहाँ पर लिया, आपने पृथ्वी तत्व कहाँ लिया, और इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार के जो विषय हैं हमारे शास्त्रों में गठित है। भौम शास्त्र यानी कि वास्तुशास्त्र की के का विषय है। जो अंतरिक्ष विद्या यानी कि ज्योतिष विद्या, जो कि वास्तु और अंतरिक्ष की विद्या, ज्योतिष विद्या को साथ में वर्क इन हैंड माना गया है कि इसके बिना वास्तु अपंग है। क्योंकि हर किसी को जो भूमि है वो किस प्रकार की भूमि सूट करेगी, रजो तमसो और कौन से वर्ण की भूमि सजेस्ट करेगी, इस पे खैर ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, मैं अलग सब्जेक्ट पे चली जा रही हूँ, कभी अलग से वास्तुशास्त्र के बारे में डिस्कस करेंगे। पर कहने का मतलब है ये 8 प्रकार के जो निमित्त हैं, इन 8 प्रकार के निमित्त हमारे शास्त्रों में है और इन सब का अध्ययन हम सभी श्रावकों को करना चाहिए, पूर्वाचार्य बता के गए हैं। आज जो हम इन 8 प्रकार के निमित्त में से जिस विषय को लेने वाले हैं वो है स्वर विद्या यानी कि ब्रीदिंग साइंस। ब्रीदिंग साइंस शास्त्रों में देखें तो शास्त्रों के हिसाब से क्या वर्णित है, शास्त्रों के हिसाब से यह एक कला है आत्मा की मूक भाषा को समझने के लिए। क्योंकि ये जो हमारे शब्द हैं वो हमारे शब्द हमें कैसे मिलते हैं, हमारे शरीर के माध्यम से हमें शब्द मिलते हैं। हमारी आत्मा मूक है, हमारी आत्मा की भाषा क्या है, हमारी आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञानमय होने के कारण उसकी जो भाषा है वो चेतनात्मक भाषा है यानी कि संकेतात्मक भाषा है। और उस संकेतात्मक भाषा को कैसे समझा जाए, इस विद्या का नाम है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान के बारे में शास्त्रों में गठित है कि कोई भी विद्या आप ले लीजिए, कोई भी विद्या अवनि तरे, धरनी तरे, गिरवर तरे, ध्रुव तरे सुनमीत, वचन सरोदय ना तरे, कही दास रणजीत। यानी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी शास्त्र, कोई भी नियम फेल हो सकता है, लेकिन आपका स्वर, आपकी आत्मा, आपके ब्रीदिंग के माध्यम से, आपकी श्वास के माध्यम से जो आपको संकेत देना चाहती है, स्वर के माध्यम से जो आपको संकेत देना चाहती है, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत गहन विषय है जिसको आज हम समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली स्वर विज्ञान को हम कैसे समझते हैं, आपने प्राणायाम में और आपने योगाभ्यास में, आपने प्रेक्षा ध्यान में बहुत जगह पे आपने स्वर विज्ञान में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जरूर सीखा होगा। अब ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कैसे चलती हैं, कैसे एक्टिवेट होती हैं, उन पे हम कैसे कंट्रोल पा पाए, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में आज मैं समझाने की आप लोगों को प्रयास कर रही हूँ। तो ये जो हमारा ब्रेन है, इसकी एक ट्रायन ब्रेन थ्योरी के बेसिस पे मैं यहाँ बात करूंगी। जो एक इवोल्यूशन की थ्योरी रही है कि पहले जो रेप्टाइल्स आए और उसके बाद में मैमल्स आए और फिर धीरे धीरे करके इस तरह से इवॉल्व हुआ, ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। तो एक जो इवोल्यूशन की थ्योरी है उसके बेस पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से 3 प्रकार के ब्रेन बताए गए हैं। कौन कौन से है वो ब्रेन, एक तो है हमारा इंस्टिंक्टल ब्रेन, जो कि रेप्टाइल ब्रेन कहते हैं जिसको, जो कि हमारा इंस्टिंक्ट के बेसिस पे काम करता है कि कुछ भी हमारे सामने हुआ एंड हम एकदम से प्रोटेक्टिव मोड में आ गए, है ना। जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का सिर्फ रेप्टाइल ब्रेन ही एक्टिवेटेड होता है और वो कुछ भी हो वो एकदम से प्रोटेक्टिव मोड में आ जाते हैं। सिर्फ वो सोचते नहीं है कि वेदर, जैसे कहते हैं ना कि रस्सी दिखी तो भी उसको सांप समझ के अपने प्रोटेक्शन के मोड में आ गए, क्योंकि उनका आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। तो उनको उसमें ज्ञान लगाने की वो नहीं लगा पाते हैं, वो उनको है ही नहीं उस चीज का सेंस कि वो ज्ञान लगा पाए अपना, सिर्फ और सिर्फ विजुअल के बेसिस पर वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्टिंक्टल ब्रेन है, रेप्टाइल ब्रेन है, ये हमारा जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम को बोलते हैं इंस्टिंक्शनल ब्रेन। और फिर आता है हमारा लिम्बिक ब्रेन और आता है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन हमारा जो ऊपर की सतह है उसको बोलते हैं लिम्बिक ब्रेन, यानी कि इसके अंदर हमारी थैलेमस और एमिगडाला वगैरह क्रियाएं आती हैं, जिसको अभी हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पर मोटा मोटा तौर पर हम समझेंगे कि 3 प्रकार के ब्रेन होते हैं हमारे पास में, मोटे मोटे तौर पर।
एक होता है हमारा लिजर्ड ब्रेन, एक होता है मैमल ब्रेन, और फिर आता है ह्यूमन ब्रेन। लिजर्ड ब्रेन में हमारा हम सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट की मोड में होते हैं, है ना, कि कुछ भी क्रिया और प्रतिक्रिया, जिसको कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया के मोड में रहते हैं हम। फिर आता है हमारा मैमल ब्रेन। मैमल ब्रेन में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया, स्वादिष्ठाना चक्र और हमारा सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो गया, तो वहां पर हमारे अंदर इमोशन जागृत हो गए, हमारे जो रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें हमारे पास में इमोशंस जागृत हो गए। तो उन इमोशंस को धीरे धीरे हमारे कैसे डिसीजंस में कन्वर्ट हुए, वो तब हुए जब हमारा नियोकॉर्टेक्स ब्रेन डेवलप हुआ। यही सेम जो वुम्ब में कंडीशन होती है, जब बेबी एक ग्रो करता है, फीटस के रूप में ग्रो करता है, तब भी यही एक स्थिति होती है कि बेबी पहले लिजर्ड ब्रेन से मैमल ब्रेन में आता है और फिर उसका ह्यूमन ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के ब्रेन बताए गए हैं। अब ये इसमें 3 प्रकार के ब्रेन में अभी थोड़ा सा हम आप समझते जाइए, मैं इसको रिलेट करूंगी स्वर विज्ञान से जब, तो आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि मैं क्यों ये बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पर ये जो ट्राइन ब्रेन थ्योरी है, इसमें इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, देखिए ये जो आपका लिम्बिक ब्रेन हो गया, ये इमोशनल ब्रेन हो गया, यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी हो गई। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ी जो अति प्रधान बताई गई हैं, जो हमारे यहाँ पर कॉर्टेक्स से कनेक्ट होती हैं, जहां से सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, सारी नाड़ियां कनेक्ट होती हैं हमारे फ्रंट ब्रेन से। जो 72,000 नाड़ियां बताई जाती हैं, सूक्ष्म रूप से देखें तो 3.5 लाख से भी ज्यादा नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में फैली हुई हैं। और ये नाड़ियां कैसी होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे वायर होता है, बिजली के तार होते हैं, बिजली के तार जो कॉपर से कनेक्ट होते हैं, वो हो गई हमारी नसें। तो वो कॉपर के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, वो कॉपर नहीं है, कॉपर के ऊपर फ्लो करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो प्राण शक्ति है, वो नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ब्रेन के थ्रू हमारे शरीर को मैसेज प्रोवाइड करती है कि कब हमें हमारा ब्रेन में किस तरह का कौन सा ब्रेन सचेत है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस जागृत होते हैं। कि जैसे अगर आपका लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेटेड है, तो आप हमेशा इमोशनल एवर ओवरवेल्म ट्रीट करेंगे, है ना। आपको लगेगा छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पे आप रो पड़ेंगे, छोटी छोटी बातें आपको इमोशनल कर देंगी, है ना, अटैचमेंट फील होता है वहां पर। तो ऐसे जो ब्रेन होते हैं वो लिम्बिक ब्रेन वाले होते हैं। नॉर्मली स्त्रियों को लिम्बिक ब्रेन प्रधान माना जाता है। यह चंद्र नाड़ी प्रधान ब्रेन होता है ना। इसमें जो इमोशंस होते हैं चंद्र नाड़ी के ज्यादा होते हैं, स्त्रियों को इमोशनल माना जाता है। और जो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है वो हमारी सूर्य नाड़ी का काम करती है। सूर्य नाड़ी यानी कि हम रैशनल हो जाते हैं कि ब्रेन की हमारे विजुअल्स के थ्रू ब्रेन को एक मैसेज गया, एमिगडाला तक पहुंचा वो, और एमिगडाला से पहुंचने के बाद में हमने उसमें रैशनल किया कि वेदर दिस इज राइट और नॉट। अब ये एमिगडाला क्या है, ये नया वर्ड कहाँ से आया। एमिगडाला होता है कैकेई, जैसे कि कैकेई ने हमारा सॉरी अमिगडाला है मंथरा, बेसिकली मंथरा। जैसे केकेई को मंथरा जी ने कुछ बोला और केकेई ने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से अमिगडाला होता है जब हमारा ब्रेन ऑटो मोड में चला जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कुछ ऐसे हम हमारे एक्शंस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम एक यूनिफॉर्म तरह से पैटर्न हो जाता है हमारा, कि हमारे पास में हमारे जो इमोशंस है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में वर्क करने लगते हैं, कि जैसे एक्शन का रिएक्शन और फिर उसका उसके प्रति जो डिसीजन होता है। तो ये हमारा एक पैटर्न बन जाता है ब्रेन का। जैसे कि अब धीरे धीरे जो बचपन से लेके आज तक हम जो क्रिया करते रहते हैं, कि हर सिचुएशन को लेकर हमें क्रिया प्रतिक्रिया की जो हैबिट्स होती है,
उसके अकॉर्डिंग ब्रेन हमारा ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है ना। जैसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि इनका तो ऐसे ही चलता है ना, इनका तो ऐसे ही दिमाग चलता है। तो इनका दिमाग ऐसे क्यों चलता है? क्योंकि ये ब्रेन उनका ऑटो पायलट मोड पे चला गया है। ये एक्शन और रिएक्शन का एक पैटर्न ब्रेन ने डिसाइड कर लिया है कि वो कैसी सोच रखते हैं, वो उनका कौन सा ब्रेन एक्टिवेटेड है उसके बेसिस पर, है ना। जैसे अगर हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड रहेगी, यानी कि चंद्र नाड़ी यानी कि हमारा जो हमने कौन सा देखा यहाँ पर, लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन अगर एक्टिवेटेड रहेगा तो हमारे जो थॉट है वो इमोशनल ज्यादा रहेंगे, रैशनल कम होंगे, राइट। क्योंकि जब हमारा लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेटेड है, अब हम आगे चर्चा करेंगे इसकी, मैं समझा इसलिए रही हूँ कि इसको कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल करें, लिम्बिक ब्रेन से कॉर्टेक्स ब्रेन तक कैसे जाएं, उसकी क्या विधियां हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि एक ब्रेन हमारा जो है वो ऑटो मोड पे चला जाता है। इस तरह हमारे पास में कोई भी जो चीजें आती हैं वो सेंसरी ब्रेन के माध्यम से आती हैं। कैसे आती हैं? सेंसेस कौन कौन से हैं? शास्त्रों में 5 सेंसेस बताए गए हैं, है ना। 5 प्रकार के सेंसेस बताए गए हैं, राइट। कि कौन कौन से सेंसेस हैं? हमारी आईज, हमारा नोज, हमारा टंग, हमारे कान और हमारा स्पर्श, राइट। ये 5 सेंसेस बताए गए हैं। 5 सेंसेस के माध्यम से, इन 5 में से किसी भी सेंस के माध्यम से हमारी ब्रेन किसी चीज को रिसीव करता है, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, जो कि आती है हमारे थैलेमस ग्लैंड को। सबसे पहले रिसीव होती है हमारे थैलेमस ग्लैंड को। थैलेमस ग्लैंड से ये जानी तो चाहिए वैसे कॉर्टेक्स ब्रेन को कि भाई ये चीज रिसीव हुई है, अब तुम दिमाग लगाओ और बताओ कि इसका क्या इंटरप्रेशन है। मतलब कि एनालिटिक, किसी भी चीज को हमने देखा, रिसीव किया अपने 5 सेंसेस के माध्यम से, और फिर उसकी एनालिसिस करी कि हाँ अब हम समझेंगे कि ये है क्या। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट की प्रोसीजर्स रन होती हैं बड़े आराम से कि फाइल यहाँ से वहां पहुंची और वहां से फिर आगे पहुंची, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से कॉर्टेक्स ब्रेन के पास जाना चाहिए। बट यहाँ पर एमिगडाला क्या करता है? ये मंथरा का काम करता है। कैकेयी को पहले ही बोल देता है कि देखो ये दशरथ तो भरत को राजा बनाने जा रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर हाईजैक कर लिया इंफॉर्मेशन, बिकॉज आपका ब्रेन, आपका माइंड ऑलरेडी उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, उस तरह से काम करना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे ये ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस का जो एक पैटर्न बन जाता है इसी कारण। क्योंकि हमारा जो कॉर्टेक्स ब्रेन है, थिंकिंग ब्रेन है, रैशनल ब्रेन है, उसको हम यूज नहीं करते हैं टू द ऑप्टिमाइजेशन। उसको हम ऑप्टिमाइजेशन के साथ में यूज नहीं करते हैं, सिंपली ऊपरी सतह पर इमोशनल ब्रेन को यूज करते रहते हैं, ठीक है। आगे हम इस चीज को थोड़ा और गहन चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी यहाँ पर समय को ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान की बात करें अगर हम, तो हमेशा जो 5 प्रकार की जो वेव्स बताई गई हैं, इसको हम 5 एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। 5 एलिमेंट्स यानी कि जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। हमारा अभी स्वर के अंदर जो 5 एलिमेंट्स की हम चर्चा करते हैं, अभी मैं आगे आप लोग को समझाऊंगी थोड़ा, पर इस चीज को अभी आप समझेंगे थोड़ा कि यहाँ पर जो हमारा ब्रेन है ऑटो पायलट मोड में नॉर्मली बीटा वेव्स पर रहता है। बीटा वेव्स पे फिर हम थोड़ा सा भी अलर्टनेस अगर लाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, रिलैक्स करते हैं अपने माइंड को, फिर वो अल्फा वेव में आता है। अगर हम और अपने ब्रेन को यूज करना शुरू करते हैं, वो थीटा वेव पे आता है। फिर हम जब डीप स्लीप में चले जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ अवर ब्रेन, आपका जो ऑटो पायलट मोड और प्लस आपकी आत्मा,
यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, ब्रेन अभी भी आपका ऑटो पायलट मोड पे ही है। ऑटो पायलट मोड यानी कि संचित कर्म के साथ में हमारी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो, और प्लस हमारे प्रारब्ध यहाँ पर आकर डेल्टा वेव्स में डीप स्लीप मोड पे कनेक्ट होते हैं। और इसीलिए फ्रैक्शन होता है जब हमारे प्रारब्ध और संचित कर्म एक साथ में क्रिया प्रतिक्रिया पूरी रात करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें स्वप्न के रूप में या और बहुत सारी तरीकों से हमें सांकेतिक भाषा में आत्मा बताती रहती है कि कब से तू प्राणी ये भटक रहा है, कब तू अपना कल्याण करेगा, कब तू कॉर्टेक्स ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। तो ये जो डेल्टा वेव्स हैं, यहां से अगर हम गामा वेव्स पर पहुंच जाते हैं तो हमारा ब्रेन को हम गामा वेव को अचीव करने के लिए हमें कॉर्टेक्स वेव जो ब्रेन है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। जो कि गामा वेव में आप कुछ भी, एनीथिंग दैट यू थिंक अबाउट यू कैन अचीव इट। जो हमारे केवली भगवान तीर्थंकर हुए हैं, जो हमारे साधक मुनिगण होते हैं, जिनकी जिनकी साधना हो जाती है, रिद्धि सिद्धियां आने लगती हैं, वो कैसे आने लगती हैं? क्योंकि वो गामा वेव्स तक पहुंच गए हैं, उन्होंने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया है। और फिर उस वेल पे होता है, कई बार हमने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पन्ना पलटते हैं और याद हो जाता है, उनका ब्रेन उनके कंट्रोल में आ जाता है। ये तभी होता है जब आप गामा वेव तक पहुंच पाओगे, अपने कॉर्टेक्स ब्रेन को एक्टिवेट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि कॉर्टेक्स ब्रेन को हम एक्टिवेट करेंगे तो क्या क्या एक्टिविटी होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये अब मुझे लग रहा है डीप जा रहा है, उसके पहले मैं ये सेकंड स्लाइड ले लेती हूँ, आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा बेसिक लेवल पे कि आप लोगों ने ये 7 चक्रास के बारे में सुना होगा। बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि कोविड के समय से चलता आ रहा है। चलता तो खैर बहुत समय से आ रहा है, लेकिन कोविड के समय तो बहुत ही पॉपुलर हो गया, क्योंकि हीलिंग एक ऐसा विषय है जो कि हमारे कोविड में हमारे नैया को बहुत ही उसने स्ट्रॉन्ग किया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 प्रधान नाड़ियों की बात होती है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी बॉडी और ब्रेन के अंदर सामंजस्य होता है। यानी कि जो रिद्म होता है ब्रेन एंड बॉडी के अंदर, वो कैसे आता है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की नाड़ियों के माध्यम से आता है। अब ईड़ा नाड़ी कौन सी है? ईड़ा नाड़ी यानी कि हमारी लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी यानी कि हमारे शरीर के तापमान को जो ठंडा रखती है, जो ठंडक प्रदान करती है और शीतलता प्रदान करती है। जैसे ये आपने सुना होगा, हम अपने ब्रेन को बैलेंस करने का जो बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप को कंट्रोल में ला सके, यानी कि प्रकृति और पुरुष को हम कंट्रोल में ला सके। तो ये प्रकृति और पुरुष क्या है? हमारा लिम्बिक एंड कॉर्टेक्स ब्रेन ही है। लिम्बिक और कॉर्टेक्स ब्रेन का जब हम सामंजस्य करेंगे, एक विन विन सिचुएशन दोनों की रहेगी, तो ऑटोमेटिक हमारा जो आगे के चक्र है, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र है, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। जो कि एनिमल्स में सिर्फ अप टू 3 चक्रास ही एक्टिवेट कर पाते हैं, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना और सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस यानी कि जिससे कि एनिमल्स जो अपनी टेरिटरी बनाते हैं, जैसे डॉग्स जब पी करते हैं, सुसु करके अपनी चारों तरफ टेरिटरी बनाते हैं, इसी तरह से लॉयन और टाइगर के बारे में बोला जाता है कि अपनी टेरिटरी वो कैसे करते हैं? सोलर प्लेक्सस के माध्यम से वो करते हैं। फिर आता है हमारा अनाहता चक्र। अनाहता चक्र यानी कि वहां तक हमारा लिम्बिक ब्रेन ही काम कर रहा है, अभी भी हमारा लिम्बिक ब्रेन काम कर रहा है। मूलाधार और स्वादिष्ठाना पे हम प्रोटेक्शन मोड में रहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं। उसके बाद आता है नाभि और अनाहता, जिसमें हम अपने लिम्बिक ब्रेन में रहते हैं।
लिम्बिक ब्रेन के बाद में विशुद्धि और आज्ञा चक्र पे बढ़ते हैं अपने कॉर्टेक्स ब्रेन पर हम। वहां से शुरू होता है कॉर्टेक्स ब्रेन। तो अनाहता अ, तिर्यंश में अगर देखा जाए, यानी कि एनिमल्स में देखा जाए, तो काऊ के अलावा और किसी भी एनिमल का एक्टिवेटेड नहीं रहता है। इसीलिए काऊ का अगला भव मनुष्य भव कहा गया है, और काऊ को इतना ज्यादा मान सम्मान दिया गया है सभी एनिमल्स में। तो नॉर्मली जो ह्यूमन और उसके एनिमल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो खैर ये बहुत अलग विषय पे चली जाऊंगी मैं। लेकिन यहाँ पर प्रधान ये है आप लोग को समझने की बात, कि धीरे धीरे हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी सांसें हैं, उसके माध्यम से हमें मूलाधार से उठकर स्वादिष्ठाना पे आना, स्वादिष्ठाना से सोलर प्लेक्सस पे आना यानी कि मणिपुरा पे आना, मणिपुरा से अनाहता को, और अनाहता से विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना। कैसे एक्टिवेट करना? नाड़ी शोधन के माध्यम से करना। क्योंकि ब्रेन हमारा, हमारी श्वासें हमारी जो ऑटो पायलट मोड पे चली गई हैं, उसको हम कैसे एक बच्चे की तरह, एक छोटे बेबी की तरह धीरे धीरे नॉरिश करके वापस उसके डायरेक्शन पे आएंगे। क्योंकि जब एक बेबी वोम पे होता है, बॉर्न होता है, उसके समय उनकी उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। बच्चा क्या करता है, कहते हैं ना जन्म से सीख के आया है, पेट से सीख के आया है। तो वाकई में ये यूनिवर्स हमें पेट से सीख के भेजती है ये सब नेचुरल चीजें, जो कि हमारे प्रत्यक्ष इमोशंस देखने के कारण, अलग अलग तरह के हमारे प्रारब्ध होने के कारण अ, अ, जो कहते हैं ना संक्रमित हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, और हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हमारा लिम्बिक या कॉर्टेक्स ब्रेन अपने आप एक्टिवेट करने लगता है, ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। अब इसका जो सामंजस्य है वो कैसे बैठाएं, कैसे करें? वो कर सकते हैं नाड़ी शोधन के माध्यम से। जब आंख बंद कर कर आप चक्रा पे ध्यान करते हो और एक एक चक्रा के आपको कलर्स दिखना शुरू हो जाते हैं, तो आप समझ लेना कि आपका नाड़ी शोधन हो गया है। आप श्वास की क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान देके, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर सेशन चलते रहते हैं आनंद जी के सानिध्य में, और आप लोग श्वासों पर ध्यान करते हैं, श्वासों पर ध्यान करके जब धीरे धीरे चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं, आपके सेंसेस जो है वो पहले से स्ट्रांग होने लगते हैं। जैसे जैसे आपकी चक्रास एक्टिवेट होते हैं, 5 सेंसेस स्ट्रांग होने लगते हैं। आप देखोगे कि आपका एक्शन रिएक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया, आपका इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हो गया है। आपकी जो जैसे किसी को अगर स्मेल की अगर इतनी ज्यादा सेंस स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर जैसे जैसे आप लोग मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, आपकी स्मेल स्ट्रांग होने लगेगी, आपका विजुअलाइजेशन इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगेगा, आपकी जो रसना इंद्रिय है, आपकी घ्राण इंद्रिय है, ये सब धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगती है। बिकॉज आपका आपके ब्रेन के माध्यम से आपकी सेंसेस पे कंट्रोल आने लगता है। हमारे ही ब्रेन के माध्यम से हमारे सेंसेस पे जब हम धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब हम अपने आप धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। हम एक लेवल ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हमें नियंत्रित करती रहती है, और इस बात को हम समझ तक नहीं पाते। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट स्लाइड मैं, मुझे पता है कि मैंने नहीं ली है, मैं आप लोग को समझाऊंगी उसके बारे में आगे। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नाड़ी शोधन के माध्यम से, किस तरह से हम अपने कॉर्टेक्स ब्रेन के और लिम्बिक ब्रेन के बीच में सामंजस्य बिठा सकते हैं, यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बेसिक है, कि आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल एंड बैलेंस योर नाड़ी। नाड़ी शोधन के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है प्राणायाम। आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्राणायाम को आप अपने रूटीन में लेके आते हैं, वैसे वैसे ही अपने आप धीरे धीरे आपके जो ब्रेन के सामंजस्य है,
क्या करते हैं आप प्राणायाम में, एक बार आप ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं और फिर एक्टिवेट करते हैं अपनी पिंगला नाड़ी को, है ना। तो यही तो कर रहे हैं ना, हम ईड़ा और पिंगला का बैलेंस कर रहे हैं, है ना। और जितनी देर तक हम ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं, उतनी देर तक दोनों में आपसी सामंजस्य चलता रहता है। ये जो स्वर है, ये जो ब्रीथ है, हमारे अंदर 24 घंटे लास्ट करती है। एक जो ब्रीथ अभी आपने ली, जिस एनवायरनमेंट में ले रहे हैं, जिस तरह के कहते हैं ना कि हमारे आसपास का जो ऑरा है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये सब कुछ हमारे हमको इम्पैक्ट करता है, हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करता है। वो कैसे इम्पैक्ट करता है कि वहां पर आसपास जो भावनाएं होती हैं, जो वायु होती है, वो कहीं ना कहीं जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल कर कर वही वायु को हम अपनी प्राण ऊर्जा के माध्यम से पूरे शरीर में, नाड़ियों में प्रवाहित करते हैं, तो वो दूषित वायु है या शुद्ध वायु है, इसके हिसाब से हमारे ब्रेन के इमोशंस को पे वर्क करती है। क्योंकि ये जो तत्व है, ये चिपक कर साथ में हमारे वायु के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। टॉपिक बहुत हेवी नहीं हो रहा है, आई गेस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आनंद जी, आई थिंक वी आर ऑन इन लाइन की सब लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। यस, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आप समझा रहे हो। ओके, फिर भी चक्र मैं विज्ञान के बारे में हम प्रत्या ध्यान में बात करते रहते हैं, और हमारा जो अभी डीप मेडिटेशन चल रहा है सुबह का, जी इसी विषय पे चल रहा है। बहुत बढ़िया। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जस्ट इन केस अगर कुछ किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैट बॉक्स में डालते जाएं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं विषय को ले सकूं। क्योंकि तभी मेरा बोलना यहाँ पर सार्थक होगा, जब आप इस चीज को एटलीस्ट मैं जो बोल रही हूँ उसको 80 to 90% भी आप इसको ग्रैस्प कर पाओगे, तभी मेरा यहाँ पर बोलना सार्थक होगा, है ना। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, आई गेस क्योंकि सेशन यहाँ पर काफी चलते रहते हैं, जैसे कि आनंद जी ने बोला, तो ऑलरेडी लोग काफी समझ रहे हैं, इस हिसाब से मैं विषय को ले रही हूँ। क्योंकि ये विषय बहुत नॉर्मल है, यहाँ पर ब्रीदिंग साइंस वगैरह। काफी पुण्यशाली लोग हैं आप लोग आजकल। अब देखिए कितने इतने बड़े वर्ड में खाली 50 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि इस विषय को अध्ययन कर पा रहे हैं। तो जरूर हमारा कहीं ना कहीं पुण्य हमें सहयोग कर रहा है कि हम अपनी लाइफ की जर्नी में आगे कर पाए, अपना कल्याण कर पाए, जिसके कारण हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं आज, और वो भी इतने अच्छे मुहूर्त, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो ओम। यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने ह्यूमन ब्रेन को एक्टिवेट करें। उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो नाड़ी शोधन है। अब ये नाड़ी शोधन का जो कार्य है, ये आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वे टू डू इट। जैसे मैंने बोला कि एक जो कॉन्शियस ब्रीदिंग होती है, कॉन्शियस ब्रीदिंग, सिंपली वन शुड स्टार्ट, आई विल हाईली सजेस्ट कि बिना कुछ प्रयास के आप सिर्फ पूरा दिन अपनी नाड़ी को, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि कब आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, कब आपका राइट स्वर चल रहा है। मैं जब इसके वर्कशॉप्स लेती हूँ स्वर विज्ञान के, तो उसमें एक चार्ट प्रिपेयर कराती हूँ कि आप पूरा दिन ऑब्जर्व करिए कि कितनी देर आपकी सूर्य नाड़ी चली, कितनी देर आपकी चंद्र नाड़ी चली। आपको ये ऑब्जर्व करना है और इसकी एक टेबल बनानी है। और जैसे जैसे हम अपनी ब्रीदिंग से अलाइन होने लगते हैं, तो हम अपनी ब्रीदिंग को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि किसी को भी कंट्रोल करने के लिए पहले आपको उसको समझना तो पड़ेगा, है ना। तो पहले हम समझेंगे कि अभी क्या प्रोसेस चल रही है। अभी जो प्रोसेस चल रही है उसके ही अकॉर्डिंग आप एक्शन रिएक्शन लेंगे, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो पहले आप प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, तब उसके प्रति एक्शन रिएक्शन लेंगे। ठीक उसी प्रकार से पहले आप अपनी ब्रीदिंग को एनालाइज करेंगे कि कब सूर्य नाड़ी चल रही है, कब चंद्र नाड़ी चल रही है। आनंद सर, अगर लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन सूर्य और चंद्र सर के बारे में है, तो पहले के सेशन से एक बार जैसे फ्लोट शिखा कर जी, देंगे। समय हमारे पास थोड़ा ही है, तो हम चाहेंगे हाँ 5 मिनट का प्रैक्टिकल मेडिटेशन भी हम करें। जी, जरूर तो जरूर। आप श्वास, दीर्घ श्वास के बारे में मेडिटेशन भी करवाइए। उसके बाद
हम हाँ, जिज्ञासा से समाधान लेंगे। मैं इस चीज को एक बार बता के और फिर आगे एक बार 5 मिनट का प्रैक्टिकल सेशन हम करके देखेंगे कि कैसे होता है। तो बेसिकली इस तरह से ओम चैंटिंग के माध्यम से, प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से और ये कॉन्शियस ब्रीदिंग इत्यादि, इन सब माध्यम से आप पहले एनालाइज करना सीखें, समझना सीखें कि कौन सा ब्रेन आपका कब एक्टिवेटेड है। इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, इसके क्या आपको फायदे मिलेंगे। इसके फायदे आपको ये मिलेंगे कि धीरे धीरे आपका गामा फ्रीक्वेंसी, जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, है ना। गामा फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी हमने ऊपर बात करी थी कि ये जब ऊपर की सबसे ऊपर गामा फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है तो हम किसी भी चीज को अचीव करते हैं, हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। जस्ट लाइक जैसे कैसे हम एक डॉग को ट्रेन करते हैं, एनिमल्स को ट्रेन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रेन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। फिर हम जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे करता है। और इसी प्रकार से हमारे परमेष्ठी भगवंतों ने, हमारी जो केवली भगवंतों ने अपने ब्रेन को कंट्रोल करके फिर अपने शरीर को कंट्रोल किया और शरीर को कंट्रोल करके अपना उद्धार किया। तो गामा फ्रीक्वेंसी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी नाड़ी शोधन के वजह से। आपका जो लिम्बिक ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, वो आप पे हावी होना बंद कर देगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपका जो प्री फ्रंटल ब्रेन है, यानी कि कॉर्टेक्स ब्रेन है, और वीगल टोम यहाँ पर एक होती है, यहाँ पर आगे की जो आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, उसमें एक टोम होती है जिसके जो हमारे गट सिस्टम को रूल करती है और जहां से हमारे इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ वीगल टोम के माध्यम से हम फिर अपने गट सिस्टम को कुछ भी कमांड देंगे तो वो तुरंत मानेगा, हमारे इंट्यूशंस, हमारे एक्शंस, रिएक्शंस फास्ट हो जाएंगे, हम स्ट्रेस लेना कम कर देंगे। तो इस तरह से नाड़ी शोधन की इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहते हैं ना कि हम माया जाल में हमेशा फंसे रहते हैं, वो आप लिम्बिक ब्रेन में फंसे हैं, आपको कॉर्टेक्स ब्रेन को एक्टिवेट करना है। तो सिंपल एक छोटे से देखिए, ये सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बोला कि बहुत डीप सब्जेक्ट है और इसके लिए स्वर अलाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कब कौन सा स्वर चल रहा है, उसके कुछ विशेष दिन होते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रकृति से स्वर के माध्यम से, अगर कॉर्टेक्स ब्रेन को हम एक्टिवेट करने के लिए नाड़ी शोधन कर रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हम स्वर विज्ञान पे जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे तो हमारा कॉर्टेक्स ब्रेन हमारे जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा, लॉजिकल ब्रेन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के आचार्यों ने कुछ पर्टिकुलर दिन बताए हैं। उस दिन सुबह की चर्या, जो सुबह उठने की चर्या है, वो हमें उसी स्वर में करनी है। जैसे कि आज कौन सा दिन है? आज शनिवार है, तो आज सूर्य स्वर प्रधान दिन है। जो दिन, तिथि, वार और नक्षत्र, इस पे एक आगे सेशन रखने की बात हुई है, हम जल्दी रखेंगे कि दिन, तिथि, वार और नक्षत्र कैसे हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसमें जैसे आज शनिवार है, आज शनिवार जो है सूर्य प्राणी प्रधान दिन है, मतलब क्रूर ग्रह जो माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि रैशनल, प्रकृति में ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं आज जो रैशनल माइंड को हमारे ज्यादा एक्टिवेट करती हैं। तो आज क्योंकि हमारे रैशनल माइंड को ज्यादा पावर मिल रही है, इसलिए जब आप अपने सूर्य स्वर से उठेंगे, सुबह उठने के समय सूर्य स्वर पे उठेंगे और धरती पर पैर रखकर अपनी विश को इनहेल कर कर आप सूर्य स्वर में अपनी विशेस को यूनिवर्स तक कम्युनिकेट करेंगे, तो आप धरती से जब अलाइन होगे तो अपने आप आपका शरीर अलाइन होगा और आपकी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। तो स्वर जो है इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने में। इसी प्रकार से जो शुक्ल पक्ष है उसको चंद्र नाड़ी प्रधान माना गया है, इसीलिए शुक्ल पक्ष के जो 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, अमावस और पूर्णिमा को मिला के, तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को चंद्र स्वर से शुरू करने के लिए अपनी दिनचर्या बताया गया और कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि को सूर्य स्वर से एक्टिवेट करने के लिए बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से गुड़ी पड़वा के दिन जो है वो हमारी कौन सी नाड़ी चलेगी, इसके हिसाब से गुड़ी पड़वा पर अपने स्वर को अलाइन करने के लिए बोला गया है। ठीक इसी प्रकार से तिथियां भी हैं, हर तिथियों का अपना अपना दिन होता है, अपना अपना औचित्य होता है कि कौन सी सूर्य नाड़ी प्रधान तिथि है, कौन सी चंद्र नाड़ी प्रधान तिथि है।
उसके हिसाब से, क्योंकि ये पूरी प्रकृति है, ये नंबर्स, डिजिट्स, न्यूमरोलॉजी में भी 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो एक कैसी चर, स्थिर, द्विस्वभावी, पुरुष और स्त्री, इस तरह से सभी जो है ये डिवाइड है, अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड है। और जैसे जैसे हम इसके नेचर को समझते हैं, अलाइन होते हैं, वैसे वैसे हम अपने ब्रेन को, अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली स्वर के लिए सबसे पहले जो आप लोगों को मैं कुछ टिप्स सजेस्ट करूंगी वो ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले आप 10 कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सा स्वर चल रहा है, क्या तत्व चल रहा है, ये सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि इसमें भी बहुत डीप है ये सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि बहुत डिफिकल्ट है इतने कम समय में बता पाना। स्वर के अंदर बहुत सारे 5 तत्व होते हैं, और तत्वों के अंदर भी अंतर तत्व होते हैं। जैसे दशा के अंतर प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा होती है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। इसी प्रकार से स्वर में भी आपकी जो तत्व चलते हैं, तत्व के अंदर भी अंतर तत्व चलते हैं। धीरे धीरे जब उनको आप समझने की कोशिश करोगे, जैसे वायु का तत्व में किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। वायु तत्व को हम कैसे पहचाने, इस प्रकार से आप अपनी श्वासों को समझकर तत्वों को पहचान सकते हैं। जैसे कि जब आपका नाक, नॉस्ट्रल से वायु जो सीधा नीचे की तरफ जा रही है, तो वो आपका पृथ्वी तत्व या जल तत्व होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर तिरछी जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो ये वायु तत्व होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर अंदर ही अंदर ऊपर की तरफ रह रही है, अग्नि फॉर्म में रह रही है, जिस समय हमें गुस्सा जल्दी आता है, हम ट्रिगर जल्दी हो जाते हैं, तब हमारा अग्नि तत्व ज्यादातर चल रहा होता है। वायु तत्व का विशेष रूप से बिजनेस वालों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वायु तत्व में किया हुआ कोई भी बिजनेस, कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। आपका दिया हुआ पैसा कभी भी वायु तत्व में वापस नहीं आएगा। कभी भी आप किसी को भी पैसा देने से पहले, कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले वायु अपना जो तत्व है वो जरूर चेक करें कि कहीं आपकी श्वासों में वायु तत्व तो नहीं चल रहा है। सारे कार्य जो जो भी अच्छे कार्य हैं, स्थिर कार्य हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व में ही करने चाहिए। एक छोटे से मैंने यहाँ पर आपको कोशिश करी है बताने की, बहुत ही शॉर्ट में। दूसरा, आप लोगों को कुछ विशेष टिप्स जैसे देना चाहूंगी। जैसे ऑपरेशन है, वो मंगलवार के दिन, जैसे क्रूर ग्रह का दिन है, तो हीलिंग उस दिन फास्ट होती है। सूर्य स्वर का दिन है, हीलिंग उस दिन फास्ट होती है। मंगलवार को हमेशा ऑपरेशन कराएं, तिथि देख कर ऑपरेशन कराएं, तो हमेशा कभी भी ये आपका ज्यादा सक्सेसफुल होगा, और आपकी जो हीलिंग है वो भी बहुत फास्ट होगी। दान देना, पूजा करना, व्रत उपवास करना इत्यादि का जो शपथ ग्रहण है, मतलब कोई भी चीज को हम अगर ठान रहे हैं, है ना, इसमें भी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला पृथ्वी और चंद्र तत्व में ही करना है। स्वर में अगर हम ईड़ा नाड़ी में करेंगे, यानी कि अपने लिम्बिक ब्रेन को प्रधान रखकर करेंगे, तो चंद्र स्वर में करेंगे, तो यह कई बार व्रत उपवास के नियम कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे होते टूट जाते हैं, क्योंकि हम वायु तत्व में वो नियम ले लेते हैं। जब हम चंद्र नाड़ी में ये नियम लेंगे तो कभी भी हमारे ये कार्य ज्यादा सफल होंगे। ठीक इसी प्रकार से हम अपने शरीर में रोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी नाड़ी के माध्यम से, सिंपली सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को करके। क्योंकि रोग क्यों आते हैं, बीपी क्यों बढ़ता है, ब्रेन ने सीधे देखा एक रस्सी है, लेकिन उसको अमिगडाला ने क्या मंथरा ने बोल दिया नहीं ये तो सांप होगा, और जल्दी से तुरंत हमारा बीपी शूट अप होने लगता है, क्योंकि वो एक्शन और रिएक्शन के बेसिस पे काम करता है। कॉर्टेक्स ब्रेन को हमने यूज ही नहीं किया वहां पर। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रोग हमारे अंदर आने लगते हैं, क्योंकि नाड़ी डीएक्टिवेट हो जाती है। इसी प्रकार से आप अपने घर में मांगलिक कार्य जैसे कलश इत्यादि स्थापित करना, जैसे अभी पितृ श्राद्ध पक्ष चल रहा है, नॉर्मली ऑस्पिशियस कार्य इस समय नहीं इतने अच्छे माने जाते। कोई भी नया कार्य, स्पेशली नया कार्य करने से पहले इस समय वर्जित किया जाता है, कि इस समय प्रकृति जो अलाइन। समय हमारा संपन्न हो रहा है। जी। तो एक छोटा सा यहाँ पर आप लोगों को ठीक है, मेडिटेशन हम लोग कर लेते हैं 5 मिनट का, सिंपली। जी मेडिटेशन करेंगे छोटा सा, उसके बाद प्रश्नोत्तर लेंगे। अभी जरूर। स्क्रीन स्क्रीन अभी आप हटा सकते हो, तो स्क्रीन हटा दीजिए प्लीज। स्क्रीन में हटा लेती हूँ यहाँ पर। यस। जैसे मैंने बोला कि बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए। तो अब ठीक है,
अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इतना हमने सब कुछ समझा है अपने, तो इन सब चीज को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अब कि कैसे हम इन सब चीजों को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बॉडी को अलाइन करके, अपने सभी चक्र को अलाइन करने के, क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसा अ, हम ह्यूमन बीइंग के पास में ये जो चक्र है ये वर्टिकल फॉर्म में रहते हैं। आप एनिमल्स के पास में देखोगे तो उनके पास में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चक्र होते हैं, तो हमारे पास शक्ति है कि हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वारोहण कर पाए, है ना। मनुष्य जन्म ही क्यों सफल माना गया है, क्योंकि ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण तभी संभव है। तो हम अपने चक्रास को अलाइन करने के लिए पहले सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठकर आप अपने पीछे रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें। ऐसे सीधा करें कि आपका जो नीचे का रूट चक्रा है, रूट चक्रा, और ये गर्दन का जो ये मॉड्यूलो एब्लांटा है, ये आपका सीधे एकदम एक ही लाइन में अलाइन हो जाए। जैसे ही आप देखेंगे कि एक लाइन में अलाइन होता है, आपका ब्रेन धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेगा। सो सिंपली आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि एकदम डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, मन में प्रसन्न मुद्रा, मुख पर प्रसन्न मुद्रा, सहस्त्रारा चक्र की तरफ ध्यान लगाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि ब्रेन के थ्रू सबसे पहले जो हमारी 5 सेंसेस में सबसे पहले जो एक्टिवेट होती है, हमारे इधर उधर लेके जाती है सेंसेस को, वो है आईज। आईज के माध्यम से सबसे पहले आईज को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। आईज को बंद कर कर मेडिटेशन करेंगे तो ध्यान ज्यादा लगेगा, शक्तियां अंदर की अंदर ही रहेंगी। अब सिर्फ नॉर्मली अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। नॉर्मल, बिल्कुल सहज रूप से अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। कोशिश करें नॉस्ट्रल के माध्यम से, अपने नाक की नॉस्ट्रल्स के माध्यम से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि कौन सा आपका नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड है अभी। लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है या राइट नॉस्ट्रल चल रहा है। और जो भी नॉस्ट्रल आपका चल रहा है उसको धीरे धीरे अपनी सांसों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी ब्रेन की क्रिया और प्रतिक्रिया को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपने आने वाले विचारों को आवागमन में उसको आने दें और जाने दें, विचारों में उलझना नहीं है। जैसे जैसे आप विचारों के आवागमन को सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपके विचार आपके ब्रेन पर हावी नहीं हो पाएंगे। सो सिंपली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Try to understand, try to observe which nostril is activated. Try to observe the thought process. सिर्फ ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ज्ञाता दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखना है। विचारों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। जो कुछ भी हो रहा है पुण्य और पाप अपने अपने परमाणुओं के पुण्य और पाप के माध्यम से हो रहा है, हमारा उसमें कोई भी सहयोग नहीं है और ना हमारे कुछ करने से कुछ भी कंट्रोल में आएगा। तो सिर्फ ज्ञाता सृष्टा भाव से अपनी नॉस्ट्रल को देखें। किसी बीच अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका नॉस्ट्रल चेंज हो रहा है, लेफ्ट से राइट में आया या राइट से लेफ्ट में आया। धीरे धीरे सांसों की क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हुए सांसों को पूरा खींचकर अंदर नाभि तक धीरे धीरे लेके जाएंगे, सहज रूप से। शरीर पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं।
अपने प्राण को श्वासों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित करने की कोशिश करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे कोशिश करें कि आपका जो श्वास है यानी कि ब्रीद इन वो आपकी नाभि तक जाकर वहां पर आपकी चेतना को जागृत कर रहा है। जो हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं उसके लिए हमें स्वादिष्ठाना चक्र पे जाना पड़ता है। ज्ञाता दृष्टा भाव से सब देखते रहें, विचारों में उलझे नहीं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे महसूस करने की कोशिश करें अपने आसपास की आवाजों को। एक एक करके आपको अपने सेंसेस को जागृत करना हेलो। है। एक एक करके आपको अपने सेंसेस को जागृत करना है। आसपास की जो वायु है उसमें स्मेल को अनुभव करने की कोशिश करें। आसपास की आवाजों को अनुभव करने की कोशिश करें। वायु आपके शरीर को स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श को अनुभव करें। आसपास की सभी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश कराने की कोशिश करें सांसों के माध्यम से। मेरे अंदर पांचों तत्वों का सामंजस्य हो रहा है। मैं प्रकृति की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर प्रवेश करा रहा हूँ। My body, mind, and soul is aligned with the universal energy. My body is healing. कहीं पर भी दर्द है, आपको अपनी सांसों को वहां पर लेकर जाएं, तुरंत हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। जहां पर भी कहीं पर शरीर में दर्द हो, दिक्कत हो, आपको अपनी सांसों को शरीर के उस भाग पर लेकर जाइए और होल्ड करिए ब्रीथ को। आपकी हीलिंग ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। आपका ब्रेन आपके उस पार्ट को हील करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे सांसों के माध्यम से चेतना में आएंगे। आसपास के वातावरण को अनुभव करते हुए धीरे धीरे हम अपने फिर से शरीर पर आएंगे, शरीर को अनुभव करेंगे और धन्यवाद देंगे आसपास की ऊर्जाओं का जिन्होंने हमारे इस छोटे से ध्यान में सहयोग किया। अपने इस शरीर का जिसके माध्यम से हम ये ध्यान कर पाए। अपने माता पिता का जिनके माध्यम से हमें ये शरीर मिला। माता पिता जिनका धन्यवाद तीर्थंकर परमेश जी भी हमेशा रखते हैं, क्योंकि इस शरीर के बिना हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती और ये शरीर हमें सिर्फ अपने माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होता है। धन्यवाद देंगे अपनी आत्मा को और हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाएंगे। एक गहरी सांस अंदर लेकर आसपास की एकत्रित सभी ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश कराने का अनुभव करेंगे। होल्ड योर ब्रीथ as long as you can and release। आप देखेंगे आपके हाथों में, आपके शरीर में सेंसेशंस आ गए होंगे। ये आपके अंदर की हीलिंग शक्ति है जो इनबिल्ट होती है। आपको किसी भी प्रकार की रेकी या प्राण ऊर्जा की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी
हीलिंग पावर को इस तरह से जागृत कर सकते हो अपने आप, कभी भी, जब भी, जहां भी बैठे हो, किसी भी समय, 24 घंटे में। ओम अरहम। जय समय जिनेंद्र। तो वैसे संपन्न हो चुका है हमारा, जिज्ञासा खाली थोड़ा समाधान के सा लिए समय बचा नहीं है। फिर भी वनीता जी का हैंड राइज है, इनको हम ले लेते हैं, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। वनीता जी। यस। जय जिनेन्द्र साहब, वो जय। आप जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोले ना, तो कृष्ण पक्ष में पूरा 15 दिन भी सूर्य पर ही चलना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है कि शुक्ल पक्ष, इसकी एक लिस्ट है, मैं भेज दूंगी आनंद जी को, वो सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप में। देखिए कैसे होता है, शुक्ल पक्ष के 3 दिन, जैसे तिथियां हैं, 15 तिथियां हैं, 15 तिथियां को अगर आप 3 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, ऐसे 3 तिथि को हमारा पहले स्वर चलेगा। उसके बाद में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, उस ऐसे चंद्र करके जो, सर। हाँ, प्रकृति और पुरुष में बैलेंस करना है हमको। तो 3 दिन का ये क्रिया होती है जो कि हमें ओके। करनी रहती है। सुबह उठ के जब हम इस चीज को, बॉडी को धीरे धीरे अलाइन करना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिक प्रकृति हमें अलाइन करना शुरू कर देती है अपने अनुभव से। और वायु तत्व कैसे चेक करना है? वायु तत्व को चेक करने के लिए हमेशा ऐसे आप हाथ रखें, आपका कौन सा स्वर चल रहा है, पहले ये चेक करना शुरू करें। तो आपको जब पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर चल रहा है, फिर धीरे धीरे आप तत्व को चेक करना शुरू करें। तत्व को चेक करने के लिए अपने हाथ को ऊपर नीचे इस तरह से लेके आए, एक्सेल करें, जोर से एक्सेल करें, और देखें कि ये जो ब्रीदिंग है आपकी सीधे नीचे जा रही है या तिरछी आ रही है। अगर तिरछी आ रही है तो आपको आपके हाथ में इधर टकराएगी वायु तत्व। वायु ओके तत्व, ओके। हाँ, वायु तत्व के जो लोग होते हैं नॉर्मली, उनको वो बातें बदलते हैं, जल्दी जल्दी बातें बदलते हैं, थोड़े कामी प्रकृति के होते हैं ऐसे लोग। तो ये हमारे नेचर को भी चेंज कर देती है कई बार, कौन सी तत्व किनका क्या प्रदान कर चलता है, उसके हिसाब से हमारा नेचर भी चेंज हो जाता है ना। तो आई ओके, थिंक ये मूलचंद दागा जी थैंक यू, का हैंड रेस। धन्यवाद। हाँ। ओम अरहम। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप लिख कर भेज सकते हैं, लिख के भेजिए, हम शिखा जी तक पहुंचाएंगे आपके प्रश्न को, और उनका जवाब भी वापस लेकर आपको भेजने का प्रयास करेंगे। तो आप लिख कर आपकी जिज्ञासा, कोई अभी प्रश्न हो तो आप भेज सकते हो। और शिखा जी का नंबर भी आपको अभी आपने देखा स्लाइड पे, तो आप उनसे संपर्क भी कर पाएंगे। ज्ञान की यस। कार्यशाला 26 तारीख से है, 26, 27 और 28 से 3 दिन की यस। कार्यशाला लगाऊंगी तो मैं स्वर अभी विज्ञान की। हमें जो भी समापन की ओर इंटरेस्टेड है चलना है। कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय जी। पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने वायु, आकाश अपना तेज, अग्नि अपना तेज, आकाश अपने ध्वनि के गुणों का आशीर्वाद हमें प्रदान करे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद आनंद जी, बहुत आपको। धन्यवाद। सुंदर सेशन चल रहा है, और आज का सेशन का तो ऐसा है कि बहुत कम समय हुआ, रेगुलर और भी कई बार होने चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा राय है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी को विशेष, और ओम आप अरहम। दोनों ओम अरहम। इतना टाइम दिया हम लोगों को, उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत डीप हाँ सब्जेक्ट था, मैडम। इसको हमने छोटे से कम समय में समाहित करने की कोशिश करी। जरूर जल्दी से जल्दी इस पर नेक्स्ट सेशन रखें। धन्यवाद सभी इस को। छोटे जय समय में बहुत बढ़िया से समझाया आपने। धन्यवाद। यस, तो आज का सेशन भी एंड कर रहे हैं। शिखा जी, हम नेक्स्ट सेशन और लेना चाहेंगे जिसमें अलग, आपके पास इतने टॉपिक है, हम अलग अलग टॉपिक पर एक एक सेशन अगर लेते हैं तो इसके ऊपर एक श्रृंखला चल सकती है। तो बिल्कुल जब भी आप फ्री हो हमें बताइए, नेक्स्ट सेशन भी आपका रखेंगे। जरूर यस, जरूर। तो आज नेक्स्ट का सेशन सेशन भी यही एंड नेक्स्ट कर रहे हैं। सेशन में